पिछले कई दिनों से अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध की खबरें हम लगातार सुन रहे हैं। तो ये जो दोनों की दोनों देश हैं, अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये क्यों तो लड़ रहे हैं और फिर शांति किस तरह से हो सकती है, इन्हीं सब बातों की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। क्राइसिस इन कॉकेसस। देखो, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, और ये जो कॉकेशस आया ना, काकेशस, ये आया है क्षेत्र के लिए कि भाई किस क्षेत्र में संकट चल रहा है। तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया जो दोनों देश है ना, कहाँ स्थित हैं ये दोनों देश स्थित हैं काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। तो कॉकेसस का मतलब है वह, कॉकेसस का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का क्षेत्र, या फिर दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे कहा गया है कॉकेशस। तो कॉकेशस में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि संकट की स्थिति बनी हुई है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देश जो है आपस में युद्ध में संलग्न है। अजरबैजान, आर्मेनिया एंड द काराबाख, ये जो स्थान का नाम है ना, काराबाख, ये वो जगह है जिस जगह को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देश जो है लड़ रहे हैं। एंड द काराबाख रेबेल्स, कि भाई ये जो काराबाख क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो विद्रोही हैं शुड गो बैक टू द सीज फायर, इनको क्या करना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए और युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। कि भाई अजरबैजान आर्मेनिया है ना, दोनों दोनों आर्मेनिया जो है दोनों उलझे हुए हैं, किस बात को लेके हुए हैं, उलझे हुए हैं, काराबाख नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ विद्रोही हैं, उन्होंने जो है विद्रोह कर रखा है। तो इनको क्या करना चाहिए, वापस पीछे चले जाना चाहिए और युद्ध विराम जो है इन्हें लागू करना चाहिए। आगे देखते हैं, पूरी कहानी जो है एडिटोरियल समझाएगा। द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है। द ऑनगोइंग फाइटिंग बिटवीन आर्मेनियन रेबेल्स है ना, बिटवीन आर्मेनियन रेबेल्स एंड द अजरबैजानी आर्मी इन नोगोर्नो कराबाख। अब ये देखो, मैंने बताया था ना कराबाख है ना, इसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ये है पूरा की पूरे क्षेत्र का नाम, नोगोर्नो कराबाख। तो देखो विद्रोह किन्होंने कर रखा है, कि देखो इसका चक्कर क्या है, क्यों ये लड़ाई चल रही है, इसको हम समझते हैं कि ये हो गया हमारा आर्मेनिया है ना, और ये हो गया हमारा अजरबैजान है ना, एजेड लिख दिया मैंने अजरबैजान को, और ये हो गया हमारा आर्मेनिया। तो देखो चक्कर क्या है कि ये जो अजरबैजान है, इसी में एक क्षेत्र है जहां पर ज़्यादातर आर्मेनियन लोग रहते हैं। अजरबैजान में ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक चीज़ जब क्लियर होगी ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि भाई कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। तो दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब ये अजरबैजान जो है ना, इसी में एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप कह सकते हो क्या, नागोर्नो कराबाख नाम का एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में ज़्यादातर आर्मेनियन लोग रहते हैं। तो ठीक है, अब ये है तो अजरबैजान का क्षेत्र पूरा, लेकिन इसी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर जो है आर्मेनियन लोग रहते हैं। तो ये जो है ना स्वतंत्र होना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, किसके साथ, आर्मेनिया के साथ। इसी बात को लेकर लड़ाई है कि भाई ये जो अजरबैजान की जो आर्मी है ना, वह आर्मी जो है इनको दबाना चाहती है कि ये जो नागोर्नो कराबाख नाम के क्षेत्र में ये जो आर्मेनियन लोग हैं, इन्होंने विद्रोह कर रखा है, ये आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं, और अजरबैजान की जो सेना है इस विद्रोह को दबाना चाहती है, इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। किस क्षेत्र को, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को। तो यही लिखा हुआ है पहली लाइन में कि भाई जो फाइट जो कि जारी है, किन किन के बीच में, आर्मेनिया के विद्रोहियों के बीच में और अजरबैजानी आर्मी के बीच में। किस जगह पर, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में। अ सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक विद इन अजरबैजान। अब देखो क्या है कि ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की मैंने बात की आपको, दोबारा से देखो, इस क्षेत्र की मैंने आपको बात की कि भाई ये जो अजरबैजान के भीतर ही एक छोटा सा क्षेत्र है, इसको सेल्फ डिक्लेयर्ड का मतलब होता है स्वघोषित। सेल्फ डिक्लेयर्ड का मतलब होता है स्वघोषित, है ना, अपने आप जिसकी आप घोषणा कर देते हो। रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, विद इन अजरबैजान। तो ये जो नागोर्नो कराबाख नाम का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है क्या, गणतंत्र घोषित कर दिया गया है, और ये गणतंत्र घोषित किया गया है अजरबैजान की बाउंड्रीज के अंदर। अजरबैजान की बाउंड्रीज के अंदर नागोर्नो कराबाख नाम का क्षेत्र है, और इसे जो है घोषित कर दिया गया है क्या, गणतंत्र। किन्होंने, ये जो आर्मेनियन लोग हैं ना, विद्रोही जो लोग हैं, इन्होंने। तो ये जो फाइटिंग चल रही है, इस फाइटिंग के चलते जो है खतरा बढ़ गया है। ये जो फाइटिंग चल रही है ना, रिस्क्स बिकमिंग अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये जो फाइट चल रही है, इस फाइट से खतरा बढ़ गया है कि ये जो फाइट है ना, बिकमिंग कि मतलब होने की संभावना है ना, बिकमिंग मतलब बनती जा रही है, अ वाइडर का मतलब है विस्तृत, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रीय कलह, क्षेत्रीय संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई झगड़ा कलह। तो ये जो फाइट है
किन किन के बीच में है? फिलहाल तो ये फाइट है आर्मेनियन जो विद्रोही उनके बीच में और अजरबैजान के आर्मी के बीच में ये फाइट है। लेकिन धीरे धीरे ये फाइट जो है ना बड़ी होती जा रही है। इस बात का खतरा लगातार बना हुआ है कि ये फाइट जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। और ये इसके माध्यम से क्षेत्रीय संघर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं। तो थोड़ी बहुत कहानी आई, अभी और भी कहानी आएगी समझ में, है ना। आगे जब हम पढ़ेंगे ना कि भाई कौन सा देश किसके साथ है, कौन किसका दुश्मन है, तो धीरे धीरे इनको समझना। तो अभी तक आपको क्लियर हुआ कि भाई ये दो देश है और अजरबैजान के अंदर ही एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख। इस छोटे से क्षेत्र में आर्मेनियन लोग ज़्यादा रहते हैं ना, इस छोटे से क्षेत्र में आर्मेनियन लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये आर्मेनियन लोग जो है ना, इन्होंने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित कर रखा है। तो एक तरीके से इन्होंने विद्रोह कर रखा है और अजरबैजान की जो सेना है वो इस विद्रोह को दबाना चाहती है। तो अब काफ़ी सारे समीकरण बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आर्मेनियन लोग हैं, है ना, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में जो आर्मेनियन लोग हैं, इनका सपोर्ट आर्मेनिया के द्वारा किया जा रहा है ना। तो इस तरह से जो आर्मेनिया और अजरबैजान में फाइट बढ़ती जा रही है। इसके अलावा फिर अन्य देश हैं, कुछ देश हैं जो आर्मेनिया का सपोर्ट करते हैं, कुछ देश हैं जो अजरबैजान का सपोर्ट करते हैं। तो इस चक्कर में एडिटोरियल का कहना है कि भाई धीरे धीरे फाइट जो है ना बड़ी होती जा रही है। दो, यद्यपि आर्मेनिया एंड अजरबैजान एग्रीड टू अ रशिया मीडिएटेड सीज फायर। हालांकि यद्यपि हमें यह देखने को मिला था कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है एग्रीड टू, सहमत हुए थे। किस बात को लेकर सहमत हुए थे? अ रशिया मीडिएटेड। भाई देखो, रूस ने क्या किया था? मध्यस्थता की थी, है ना। मीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता, सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। कि भाई आर्मेनिया और अजरबैजान में पहले जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध पर जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई थी जब रशिया ने क्या किया था? मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, है ना। कि रशिया ने बीच में आकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध विराम करवाया था। कब? एग्रीड टू ए रशिया मीडिएटेड सीज़फायर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग। कि कई दिनों से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो है युद्ध चल रहा था। इसके बाद में रूस ने मध्यस्थता की और रूस की बात मान के आर्मेनिया और अजरबैजान जो है सीज फायर पे राजी हो गए, युद्ध विराम पे राजी हो गए। लेकिन द ट्रूस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से समझौता, शांति समझौता जो होता है ना, उसे कहा जाता है ट्रूस। लेकिन ये जो शांति समझौता रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में करवाया, ये शांति समझौता जो है ना टुकड़े टुकड़े हो गया, क्रम्बल्ड का मतलब होता है बिखर जाना, गिर जाना, टूट जाना। ये शांति समझौता जो है टूट गया, बिखर गया। इमीडिएटली, तुरंत ही, अमिड अ ब्लेम गेम। अमिड का मतलब होता है के बीच, अ ब्लेम गेम। क्या होता है ब्लेम गेम? ब्लेम का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना। ब्लेम गेम का मतलब होता है मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, इसी को कहा जाता है ब्लेम गेम। तो ठीक है, रशिया ने दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवा दिया था, लेकिन ये शांति समझौता जो है ना टिक नहीं सका और तुरंत ही जो है क्रम्बल्ड, है ना, तुरंत ही बिखर गया, टूट गया। क्यों? क्योंकि किस चक्कर में? अमिड मतलब के बीच, किसके बीच? अब ब्लेम गेम। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। इसके चलते ये शांति समझौता नहीं टिक सका। आगे देखते हैं। वाट एवर द ट्रूथ इज, सत्य चाहे जो कुछ भी हो, सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, है ना। वाट एवर द ट्रूथ इज एंड एम्बोल्डन्ड का मतलब होता है और भी ज्यादा मजबूत। देखो, बोल्डन का मतलब क्या होता है? मजबूत होना, है ना, पूरे साहस के साथ आगे आना। एम्बोल्डन मतलब और भी ज्यादा मजबूत होना। एन एम्बोल्डन्ड अजरबैजान बैक्ड बाय टर्की। अब देखना, अजरबैजान का सपोर्टर कौन है? टर्की, है ना। अजरबैजान को जो सपोर्ट करता है वो है टर्की, यानी कि टर्की और अजरबैजान जो है दोस्त हैं। तो वाट एवर द ट्रूथ इज एन एम्बोल्डन्ड अजरबैजान बैक का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, है ना। बैक्ड बाय टर्की, कि भाई अजरबैजान जो कि मजबूत है और जिसको टर्की का सपोर्ट प्राप्त है। सीम्स, ये सीम्स किसके लिए आया? अजरबैजान के लिए आया। कि अजरबैजान जिसको कि टर्की का सपोर्ट प्राप्त है, प्रतीत होता है, अजरबैजान प्रतीत होता है, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय प्रतीत होता है अजरबैजान, टू प्रेस का मतलब है दबाने के लिए, अहेड, टू प्रेस अहेड विथ इट्स ऑफेंसिव। देखो, ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति जो है आप आक्रामक रुख अपनाते हो, किसी के प्रति आप अपमानपूर्ण बातें कहते हो ना, इन सबको हम बोलते हैं ऑफेंसिव। तो अजरबैजान जिसको कि टर्की का सपोर्ट प्राप्त है, अजरबैजान जो है हमें एक तरीके से दृढ़ निश्चयी प्रतीत होता है कि अजरबैजान जो है ना टू प्रेस अहेड, आगे बढ़ना चाहता है दबाते हुए अजरबैजान, है ना, विथ इट्स ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक मुद्रा के साथ, समझ गए। तो ये इसका मतलब हुआ कि भाई अजरबैजान टर्की के सपोर्ट के साथ आक्रामक मुद्रा में आगे बढ़ना चाहता है। आगे देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर, किस बात को लेकर? ओवर जो है ना, ओवर लगाते हैं कि भाई जो झगड़ा चल रहा है किस बात को लेकर, है ना। ओवर विच इश्यू, है ना, ओवर व्हाट इश्यू, कि भाई मामला क्या है। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर
नागोर्नो कराबाख इज डिकेड्स ओल्ड। डिकेड का मतलब क्या होता है? DECAD, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। डिकेड का मतलब होता है दशक। डिकेड्स ओल्ड, इसका मतलब है कि भाई ये जो झगड़ा है ना नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो झगड़ा है, ये झगड़ा दशकों पुराना है। द रीजन, कौन सा रीजन? नागोर्नो कराबाख रीजन के लिए कहा जाए द रीजन लार्जली पॉपुलेटेड बाय एथनिक आर्मेनिया। अब देखो लड़ाई की जड़ जो है ना मेन ये है कि भाई ये जो क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख, ये क्षेत्र स्थित है अजरबैजान की सीमा के अंतर्गत। लेकिन इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो रहते हैं आर्मेनियन लोग रहते हैं इसमें। एथनिक का मतलब होता है प्रजाति, यानी कि ये जो क्षेत्र है द रीजन लार्जली है ना, ज्यादातर जो है, पॉपुलेटेड का मतलब है यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्या है वह प्रजाति, उस प्रजाति का क्या नाम है? ज्यादातर जनसंख्या जो है वह आर्मेनियन प्रजाति की है, यानी कि आर्मेनियन प्रजाति ज्यादातर इस क्षेत्र में रहती है। आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, द रीजन के बाद में ये कॉमा लगा हुआ है, यहां से यहां तक ये क्या है? एडिशनल जानकारी थी। सीधे यहां पे आओ अब। द रीजन इज लोकेटेड, कि भाई ये जो रीजन है, यानी कि कौन सा रीजन? नागोर्नो कराबाख रीजन जो है इज लोकेटेड, ये स्थित है, बसा हुआ है। कहां पर स्थित है ये? विद इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान, कि भाई ये जो क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख जिसमें ज्यादातर प्रजाति जो है वह आर्मेनियन लोगों की है ना, ये दिक्कत हो रही है। तो ये क्षेत्र जो है कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो है वह अजरबैजान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थित है ना, ये क्षेत्र जो है अजरबैजान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर है। आगे देखते हैं। अंडर द सोवियत यूनियन, अब देखो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं ना, कि भाई ये नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो है ना, कि भाई हम बोल रहे हैं ना कि भाई ये जो लड़ाई है इस क्षेत्र को लेकर ये दशकों पुरानी है। तो क्यों है दशकों पुरानी? क्या हुआ था पीछे, है ना, इसका इतिहास क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अंडर द सोवियत यूनियन है, अभी देखो रूस जो कि पहले क्या रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से, है ना। तो अंडर द सोवियत यूनियन, कि भाई जब एक तरीके से सोवियत संघ हुआ करता था, यानी कि प्राचीन रूस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ था सोवियत यूनियन के अंडर में, है ना, उसके अंडर में क्या हुआ था? इट वॉज एन ऑटोनोमस प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब है प्रांत, क्षेत्र। ऑटोनोमस का मतलब है कि भाई बिल्कुल आपकी स्वायत्त होना। स्वायत्त होना का मतलब है कि भाई आपकी सरकार आप स्वयं चला रहे हो, है ना, उसको बोला जाता है ऑटोनोमस, है ना, ऑटोनोमस प्रोविंस। तो देखो जब रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत संघ के अंडर कंट्रोल में नागोर्नो कराबाख एक स्वायत्त प्रांत था, ना, एक स्वायत्त क्षेत्र था, कि भाई पूरी, वैसे तो कहने को ये रूस के अंडर कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी ये जो है ना अपना शासन जो है खुद देखता था, है ना, इस क्षेत्र में, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में ना। दैट वाज पार्ट ऑफ द अजरबैजान रिपब्लिक। और उस समय ये जो क्षेत्र था, ये इस प्रोविंस की बात करें नागोर्नो कौमिक, ये जो है हिस्सा था किसका? अजरबैजान गणतंत्र का। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व सोवियत संघ के अंडर में अजरबैजान नाम के गणतंत्र में एक क्षेत्र था जो कि पूरी तरीके से ऑटोनोमस हुआ करता था। ये इसकी हिस्ट्री हुई इन 1988। अब देखो 1988 में हमें क्या देखने को मिला कि व्हेन द सोवियत पावर वाज रिसीडिंग, व्हेन द सोवियत पावर वाज रिसीडिंग, भाई देखो हमें क्या देखने को मिला कि धीरे धीरे जो सोवियत संघ था उसकी क्षमता घट रही थी। 1988 में हमने देखा कि जो सोवियत संघ था रिसीडिंग, रिसीड का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। ये जो आपके बाल है ना, जो बाल लोगों के उड़ने लगते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसीडिंग हेयर लाइन, है ना, कि पीछे हटती हुई हेयर लाइन, है ना। तो यही है इसका मतलब, व्हेन द सोवियत पावर वाज रिसीडिंग, कि भाई जो सोवियत संघ है इसकी पावर जब धीरे धीरे कम हो रही थी 1988 के दौरान, द रीजनल असेंबली इन नागोर्नो कराबाख वोटेड टू ज्वाइन आर्मेनिया। तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला? एक क्षेत्रीय सभा, है ना, असेंबली का मतलब है यहाँ पे सभा, एक क्षेत्रीय सभा जो कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र से संबंधित थी। इस सभा ने जो है वोट किया कि हम जो है आर्मेनिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? पूरा इतिहास समझते चलो इसका, कि भाई ये क्षेत्र नागोर्नो कराबाख क्षेत्र सबसे पहले अजरबैजान गणतंत्र में हुआ करता था। ये जो है एक ऑटोनोमस क्षेत्र था, लेकिन बाद में, और ये रूस के कंट्रोल में था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे रूस की पावर कम होने लगी, तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में जो एक सभा थी, उस सभा ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब ये जो बात कही गई सभा के द्वारा, सभा ने कहा कि हम आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये जो बात कही गई ना, ये बात जो है कारण बनी। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब है कि भाई ये कारण बन गई है ना, ये पॉइंट था जो कि कारण बना। ट्रिगरिंग एथनिक क्लैशेस, एथनिक का मतलब होता है प्रजातीय, क्लैशेस का मतलब है संघर्ष, और ये जो है बात
प्रजातीय संघर्ष का कारण बनी, है ना, कि भाई अजरबैजान और आर्मेनिया के जो लोग थे इनके बीच में जो है लड़ाई होने लगी कि भाई ये लोग जो थे नागोर्नो कराबाख जो लोग थे जो कि अजरबैजान के अंतर्गत आते थे, इन्होंने कहा कि हम आर्मेनिया के साथ जाना चाहते हैं, जबकि जबकि ये जो क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख का, ये क्षेत्र स्थित है अजरबैजान के भीतर। तो कुल मिला के इस तरह से अजरबैजान की आर्मी के बीच में और ये जो थोड़े से क्षेत्र में जो आर्मेनियन लोग रह रहे थे इनके बीच में जो है प्रजातीय संघर्ष शुरू हुआ। आगे देखते हैं। आफ्टर द सोवियत डिसइंटीग्रेशन इन 1991। अब देखो ये जो एक तरीके से सोवियत संघ था ये टूट गया कब? 1991 में। देखो इंटीग्रेट का मतलब होता है एकजुट हो जाना और डिसइंटीग्रेट का मतलब है बिखर जाना, टूट जाना। तो जब ये सोवियत संघ जो था ये बिखर गया 1991 में, टूट गया, तब क्या हुआ? आर्मेनिया एंड अजरबैजान वेंट टू वार। दोनों देश जो है युद्ध पे चले गए, है ना। ओवर किस बात को लेकर? दिस लार्जली माउंटेनियस फॉरेस्टेड एनक्लेव। इस शब्द को ध्यान में देना। एनक्लेव का मतलब क्या होता है? एनक्लेव का हिंदी में मतलब होता है विदेशी अंतःवर्ती क्षेत्र। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो कि भाई भारत का कोई क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश के बीच में पड़ जाए, है ना, कि भारत का कोई क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश के बीच में पड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम एनक्लेव कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंट्री का क्षेत्र जो कि दूसरे देश की सीमाओं के भीतर पड़ जाए उसे हम बोलते हैं एनक्लेव। तो ये जो क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, तो ये क्षेत्र जो है माउंटेनियस क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, फॉरेस्टेड है, काफ़ी जंगल है यहाँ पे, है ना। तो ये जो एनक्लेव था, है ना, ये जो अंतःवर्ती क्षेत्र था, है ना, कि भाई इस क्षेत्र के लोग जो है आर्मेनिया के साथ मिलने चाहते थे, लेकिन वास्तव में ये क्षेत्र था अजरबैजान के अंडर कंट्रोल में। तो इस बात को लेकर जब रूस 1991 में विघटित हो गया तो उसके बाद में आर्मेनिया और अजरबैजान जो है दोनों की दोनों देश जो है युद्ध पे उतर आए, है ना। वेंट टू वार का मतलब युद्ध पे उतर आए। किस बात को लेकर? ओवर दिस लार्जली माउंटेनियस फॉरेस्टेड एनक्लेव। इस अंतःवर्ती क्षेत्र को लेकर जो कि पहाड़ी क्षेत्र में है और जंगलों से भरा हुआ है ना। लार्जली मतलब काफी बड़ा। बाय द टाइम अ सीज फायर वाज रीच्ड इन 1994। तो 1991 से ये संघर्ष चला और युद्ध विराम कब हुआ? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, है ना। युद्ध विराम तक पहुंचा गया बाय द टाइम, कि भाई उस समय तक जब युद्ध विराम की घोषणा हुई। कब युद्ध विराम पाया गया? 1994 में। तो ये जो युद्ध की शुरुआत हुई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 1991 में, इसके बाद में 1994 में जो है सीज फायर की घोषणा की गई। द रिबेल्स, तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला? जो विद्रोही थे, विद्रोही मतलब ये जो इस छोटे से क्षेत्र की जो बात करें ना, इस क्षेत्र में जो आर्मेनियन लोग थे उनको लिए कहा गया विद्रोही, है ना, द रिबेल्स, विद सपोर्ट फ्रॉम आर्मेनिया एंड रशिया। अब ये जो विद्रोही थे, चूंकि ये विद्रोही थे, ये कौन थे? आर्मेनियन लोग थे। तो इन्हें सपोर्ट मिला हुआ था किसका? आर्मेनिया का और रशिया का। तो अब ये हेड किसके लिए आया? ये हेड आया विद्रोहियों के लिए। द रेबेल्स हैड एस्टेब्लिश्ड। तो जब तक युद्ध विराम की घोषणा हुई तब तक विद्रोही लोग जो थे वे आर्मेनिया और रशिया की सहायता से स्थापित कर चुके थे। हेड एस्टेब्लिश्ड, स्थापित कर चुके थे। क्या स्थापित कर चुके थे? देयर डी फैक्टो रूल। देखो डी फैक्टो रूल का मतलब क्या, याद है क्या होता है? डी फैक्टो का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली, है ना, कि वास्तव में ऐसा हो गया था ना, प्रैक्टिकली ऐसा हो, यानी कि ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन आप कह सकते हो कि एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, है ना, वास्तव में प्रैक्टिकली होना। डी फैक्टो रूल, कि भाई उनका अपना रूल स्थापित हो गया था कि भाई रशिया और आर्मेनिया की सहायता से ये जो विद्रोही थे इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया था ना। डिफैक्टो का मतलब प्रैक्टिकली इन्होंने अपना रूल स्थापित कर लिया था, है ना। हालांकि इसको लीगल मान्यता नहीं मिली थी, इसे ऑफिशियल मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है डिफैक्टो रूल अपना स्थापित कर लिया था, यानी कि प्रैक्टिकली ये अपनी जड़ जमा चुके थे, है ना, अपना शासन जमा चुके थे। एंड एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस। और इन लोगों ने क्या किया? ये जो छोटे से क्षेत्र में, है ना, ये जो छोटे से क्षेत्र में जो कि आर्मेनियन लोग थे, जो कि विद्रोही थे, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मतलब विस्तार कर देना। देयर इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव, और इन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार कर दिया टू द आर्मेनियन बॉर्डर, है ना, कि भाई ये अजरबैजान के अंतर्गत हुआ करते थे और अपने को विस्तार करके इन्होंने कहां तक पहुंचा दिया? अजरबैजान की, आर्मेनिया की बॉर्डर तक पहुंचा दिया। आ रही है बात समझ में, है ना। तो ये हुआ पूरा की पूरा खेल, है ना। एंड एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, और इन्होंने क्या किया? इन रिबेल्स ने, इन विद्रोहियों ने क्या किया? अपने प्रभाव को विस्तारित करते हुए आर्मेनिया की बॉर्डर तक पहुंचा दिया। और तभी से, एवर सिंस का मतलब है तब से, द बॉर्डर हैज रिमेंटेड, तब से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो बॉर्डर है उस पर तनाव बना हुआ है। आगे देखते हैं। व्हाट मेक्स द क्लैशेस, क्लैश का मतलब होता है झगड़ा, फाइट, संघर्ष। व्हाट मेक्स द क्लैशेस नाउ फार मोर डेंजरस, फार मोर का मतलब है और भी ज्यादा, कि भाई ऐसी क्या चीज है
जो इस लड़ाई को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है, वो है द एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहरी हस्तक्षेप। कि भाई इन दोनों देशों की लड़ाई चल रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये लड़ाई और भी ज़्यादा डेंजरस, और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप इन दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप, है ना। व्हाट मेक्स द क्लैशेस, कि भाई ये जो फाइट्स इन दोनों देश के बीच में चल रही है, ये फाइट जो है और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है द एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहरी हस्तक्षेप के कारण। टर्की हैज कॉल्ड आर्मेनिया अ थ्रेट, टर्की हैज कॉल्ड आर्मेनिया अ थ्रेट टू पीस इन द रीजन। अब ध्यान देना कि ये एक तरीके से इसको देखते हैं हम, ये जो टर्की है ना, ये टर्की जो है किसके साथ है? ये टर्की है अजरबैजान के साथ। तो देखो टर्की ने क्या कहा है, टर्की ने कहा है, टर्की हैज कॉल्ड आर्मेनिया, टर्की ने आर्मेनिया के बारे में क्या कहा है? थ्रेट, कि भाई आर्मेनिया जो है वो खतरा है टू पीस इन द रीजन, कि भाई इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, उस क्षेत्र में आर्मेनिया को खतरा बताया है किसने? तुर्की ने। द अजरीस, अजरीस का मतलब है अजरबैजान के लोग, एंड तुर्क्स, द अजरीस एंड तुर्क्स शेयर इथनिक एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड। अब देखो मैंने कहा ना, अजरबैजान और टर्की, ध्यान देना, अजरबैजान और ये टर्की है ना। अगर ये आपको ये याद नहीं रहेगा ना, तो फिर समझ में नहीं आएगी कहानी पूरी की पूरी। अजरबैजान और टर्की जो है ना, ये दोनों दोस्त हैं। क्यों हैं दोस्त? क्योंकि अजरबैजान के जो लोग हैं अजरीस, एंड टर्की के जो लोग हैं ना, उनको कहा गया टर्क्स, है ना। ये शेयर करते हैं क्या? इथनिक एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड, यानी कि लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा संबंधी, और इथनिक का मतलब है प्रजाति। कि भाई अजरीस और तर्क, यानी कि अजरबैजान के लोग और टर्की के लोग जो हैं वे प्रजाति रूप से और भाषा के रूप से जो है एक बॉन्ड शेयर करते हैं ना, यानी कि इनकी भाषा और प्रजाति रूप से भी ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। इसलिए एक तरीके से ये दोस्त हैं। कौन कौन? अजरबैजान और टर्की। आगे देखते हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ, द प्री सोवियत अजरबैजान, यानी कि ये जो पूर्व सोवियत संघ था ना, ये जो पूर्व रूस था हमारा, है ना, पूर्व सोवियत संघ जो था, है ना, उस दौरान जो अजरबैजान हुआ करता था, उसके लिए कहा गया द प्री सोवियत अजरबैजान, यानी कि रूस के विघटन से पहले जो अजरबैजान था, वाज ए लोकल अले, अले का मतलब है मित्र, सहयोगी। कि रूस के विघटन से पहले जो अजरबैजान था, वह जो है एक क्षेत्रीय मित्र था किसका? ऑफ द ओटोमन, ओटोमन साम्राज्य का। व्हेन दे इन्वेडेड ट्रांस कॉकेशिया इन द लास्ट लेग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखो क्या हुआ कि भाई ये जो ओटोमन साम्राज्य था, व्हेन दे इन्वेडेड, तो इस ओटोमन साम्राज्य ने जब ट्रांस कॉकेशिया क्षेत्र पर जो है प्रथम वर्ल्ड वार के अंतिम दिनों में, इन्वेड का मतलब क्या होता है? अटैक करना, आक्रमण करना। प्रथम वर्ल्ड वार के अंतिम दिनों में ट्रांस कॉकेशिया क्षेत्र पर जब अटैक किया गया ओटोमन साम्राज्य के द्वारा, तब ओटोमन साम्राज्य का साथ दिया था किसने? अजरबैजान ने, है ना। अजरबैजान जो है एक क्षेत्रीय दोस्त था। आगे देखते हैं। फॉर टर्की, टर्की के लिए अगर हम बात करें, विच अंडर प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्डवान, है ना, कि ये टर्की के प्रेसिडेंट का नाम है, कौन है? रेसेप तैयब अर्डवान। तो ये जो टर्की के प्रेसिडेंट है, इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स जियोपॉलिटिकल रीच। जियोपॉलिटिक का मतलब होता है भू राजनीतिक। भू राजनीतिक से मतलब होता है कि भाई आपका जो देश है ना, इसकी पोजीशन कैसी है, कि भाई जैसे कहीं युद्ध हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो आपकी पोजीशन कैसी है ना, उसको कहा जाता है जियोपॉलिटिकल। जैसे अगर हम बात करें कि भाई अगर भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध छिड़ता है, तो नेपाल जो है ना, वह जियोपॉलिटिकल दृष्टि से अगर भारत के कंट्रोल में है, तो भारत को फायदा ज़्यादा मिल सकता है ना। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, उनको कहा जाता है जियोपॉलिटिकल महत्व होना। तो ये जो टर्की की अगर हम बात करें, तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है वे कोशिश कर रहे हैं, किस बात की कोशिश कर रहे हैं? टू एक्सपेंड, विस्तारित करने की। किस चीज़ को विस्तारित करने की? जियोपॉलिटिकल रीच, कि भाई वे अपनी भू राजनीतिक पहुंच को बढ़ाना चाहते हैं। कौन? मिस्टर रेसेप तैयब अर्डवान, है ना, जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट है। टू द फॉर्मर ऑटोमन रीजन्स, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, ऑटोमन रीजन का मतलब है ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन क्षेत्र, कि पूर्व ऑटोमन क्षेत्र तक अपनी जियोपॉलिटिकल रीच को टर्की के प्रेसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो कराबाख इज एन अपॉर्चुनिटी, इसके चलते कि भाई टर्की जो है अपनी पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, इसके चलते ये जो संघर्ष जो कि कहां पर चल रहा है? नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा है, यह संघर्ष जो है ना एक अवसर है, इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द साउथ कॉकेशस, कि टर्की अगर दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र में एंटर करना चाहता है,
तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी टर्की के लिए पैदा हुई है, इसलिए टर्की जो है इस लड़ाई में जो है जानबूझ के इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। टर्की ऑल्सो हैज अ पर्टिकुलरली बैड रिलेशनशिप विद आर्मेनिया। दूसरी बात देखो, है ना, मैंने बताया ना टर्की और अजरबैजान है दोस्त। टर्की ऑल्सो हैज अ पर्टिकुलरली मतलब खास करके बैड रिलेशनशिप का मतलब है बुरे संबंध विद आर्मेनिया, कि भाई टर्की के आर्मेनिया के साथ संबंध ठीक नहीं है, टर्की के जो है खास करके आर्मेनिया के साथ संबंध जो है वे खराब है। बट इट्स प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन टर्की की जो समस्या है वो ये, आर्मेनिया इज अ मेंबर ऑफ द रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं CSTO। कलेक्टिव का मतलब है सामूहिक, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, ट्रीटी यानी संधि, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। समझ गए ना कि भाई एक संगठन बनाया हुआ है, वह संगठन जो है उस संगठन में सामूहिक सुरक्षा संधि की गई है इस संगठन में, है ना। तो दिक्कत यह है टर्की को कि भाई जो आर्मेनिया है वह मेंबर है, किसका मेंबर है, रशिया लेड का मतलब है कि भाई ये जो CSTO नाम का जो संगठन है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है रशिया। तो जो प्रतिनिधित्व करता है ना उसको कहा जाता है रशिया लेड, है ना। भारत की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड, है ना, बीजेपी लेड, है ना, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व जो है उसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रशिया लेड कि मतलब एक संगठन है जिसका नाम है CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का सदस्य है आर्मेनिया और इस संगठन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है रशिया के द्वारा, है ना। तो यह है परेशानी किसके लिए, टर्की के लिए। क्या परेशानी है टर्की के लिए कि आर्मेनिया इस संगठन का सदस्य है। आगे देखते हैं क्यों है यह परेशानी। रशिया एंजॉयस गुड इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज विथ बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब देखो देखो मामला यह है कि रशिया एंजॉयस, कि भाई रशिया को फायदे प्राप्त है ना, रशिया इस बात के प्रति जो है ना, इस बात का लाभ रशिया को प्राप्त है, गुड इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज, कि भाई रशिया के आर्थिक संबंध और रक्षा संबंधी संबंध, है ना। टाइज का मतलब है संबंध, डिफेंस का मतलब है रक्षा से संबंधित, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, विथ बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। रशिया के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों से आर्थिक और सुरक्षा संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। बट आर्मेनिया, लेकिन आर्मेनिया जो है एज अ CSTO मेंबर, लेकिन आर्मेनिया जो है चूंकि CSTO का मेंबर है और इस CSTO का लीडर है कौन, रशिया, इसलिए रशिया को, इसीलिए आर्मेनिया जो है उसे रशिया का ज्यादा फेवर मिला हुआ है। ध्यान से समझना, आई बात समझे। हालांकि रशिया के दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं, रशिया के संबंध आर्मेनिया से भी अच्छे हैं और अजरबैजान से भी अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आर्मेनिया जो है वह CSTO का मेंबर है और रशिया CSTO का लीडर है, इसलिए बट आर्मेनिया एज ए CSTO मेंबर एंड होस्ट टू अ रशियन मिलिट्री बेस। अब देखना कि ये जो रशियन की जो मिलिट्री है, रशियन का जो रशिया के जो सैनिक हैं उनका जो आधार है ना, उसकी मेजबानी कौन करता है, आर्मेनिया। यानी कि रशिया के जो ज़्यादातर जो सैनिक हैं उनका जमावड़ा कहाँ पर है, वह है आर्मेनिया की बॉर्डर के अंतर्गत, है ना। होस्ट का मतलब है मेजबान, मेजबानी करना। तो आर्मेनिया जो है मेजबानी भी करता है किसकी, रशियन मिलिट्री की। दूसरी बात, आर्मेनिया CSTO का मेंबर भी है। इन सब बातों के चलते आर्मेनिया हैज़ मोर वेट, आर्मेनिया जो है ना उसको रूस का ज़्यादा फेवर मिला हुआ है, ये हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि CSTO का मेंबर है और रशिया की सेना को आधार प्रदान करता है कौन, आर्मेनिया, इसलिए आर्मेनिया जो है उसका वजन ज़्यादा है ना। यानी कि आर्मेनिया का पल्ला रूस के प्रति एक तरीके से ज़्यादा झुका हुआ है, या फिर रूस का फेवर आर्मेनिया को ज़्यादा मिला हुआ है। आगे देखते हैं। इन अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, इन अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, वाइडर का मतलब है विस्तृत, है ना, थोड़ा सा और चौड़ा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष। आर्मेनिया कुड ट्रिगर आर्टिकल 4 ऑफ द CSTO ट्रीटी। अब देखो ये जो CSTO ट्रीटी है जिसका कि सदस्य आर्मेनिया है, इसके आर्टिकल 4 के अनुसार अगर आर्मेनिया कुड मतलब ऐसा कर सकता है, कुड आया यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कि भाई इन अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो संघर्ष है वो और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, तो आर्मेनिया जो है CSTO ट्रीटी का, आर्मेनिया CSTO संधि के आर्टिकल 4 को प्रयोग कर सकता है ना। यहाँ पे ट्रिगर का मतलब है उसका प्रयोग करना। एंड आस्क फॉर रशियन हेल्प, और रूस से सहायता की मांग कर सकता है कौन, आर्मेनिया। आगे देखते हैं। एंड इफ मॉस्को रेस्पॉन्ड्स फेवरेबली, और यदि मॉस्को यहाँ पे आया रूस के लिए ना, रूस की राजधानी है ना मॉस्को,
एंड इफ मॉस्को रेस्पॉन्ड्स फेवरेबली, और आर्मेनिया अगर CSTO ट्रीटी के आर्टिकल 4 का प्रयोग करता है और आर्मेनिया रशियन हेल्प की मांग करता है, और अगर रशिया जो है प्रतिक्रिया देता है फेवरेबली, अगर रशिया आर्मेनिया के फेवर में अपनी प्रतिक्रिया देता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दैट वुड पिट रशिया अगेंस्ट टर्की। इसका मतलब होगा, ये फ्रेजल वर्ब है अपनी, इसको ध्यान देना, पिट अगेंस्ट है ना, ये है हमारी फ्रेजल वर्ब है ना, यहां देखो ये पिट आया है ना, पिट अगेंस्ट। क्या मतलब होता है इस पिट अगेंस्ट का? पिट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है ना, उसे बोलते हैं हम पिट अगेंस्ट है ना, ध्यान रखना है ना। पिट अगेंस्ट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट समवन है ना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर आर्मेनिया ने CSTO ट्रीटी का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 4 का सहारा लिया और रशिया की मदद मांगी, और रशिया ने अगर मदद दी, तो इसका मतलब होगा कि रशिया सीधे सीधे तुर्की के खिलाफ लड़ाई में उतर आएगा। नाटो मेंबर, टर्की के लिए कहा गया, टर्की जो है एक नाटो का सदस्य है ना। दैट वुड, इसका मतलब ये होगा, क्या होगा? दैट वुड पिट रशिया अगेंस्ट टर्की, कि फिर रशिया और तुर्की आमने सामने हो जाएंगे। आगे देखते हैं, रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई सैन्य संघर्ष में रूस पहले से ही उलझा हुआ है। सीरिया, यूक्रेन, लीबिया, कि भाई रशिया जो कि पहले से ही सैन्य संघर्षों में उलझा हुआ है। कहां कहां रशिया सैन्य संघर्षों में उलझा हुआ है? सीरिया में, यूक्रेन में, लीबिया में। मैं नॉट लाइक, इस बात की संभावना बनती है, मैं नॉट लाइक, कि भाई रशिया जो कि पहले से ही काफी सारे सैनिक संघर्षों में उलझा हुआ है, शायद वो ये न चाहे, क्या न चाहे? ओपनिंग अनदर फ्रंट, फ्रंट का मतलब है मोर्चा, कि एक और मोर्चा शायद रशिया खोलना नहीं चाहेगा, कि भाई पहले से ही सीरिया में उलझा हुआ है, यूक्रेन में उलझा हुआ है, लीबिया में उलझा हुआ है, अब क्या एक और मोर्चा खोल के आर्मेनिया के साथ उलझेगा? क्या एक और मोर्चा खोल के अजरबैजान के साथ उलझेगा? तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि रशिया जो कि पहले से ही काफी सारी सैनिक उलझनों में उलझा हुआ है, शायद इस बात की संभावना बनती है कि वह एक और मोर्चे पर नहीं उलझना चाहे। दैट इज वाई, इसीलिए इट हैज रीएम्फेसाइज्ड, रीएम्फेसाइज्ड का मतलब है दोबारा से जोर देना, इट्स न्यूट्रलिटी है ना, इसलिए रशिया को लग रहा है कि भाई जो है रशिया जो है न्यूट्रल बने रहना चाहता है ना। दैट इज वाई, इसीलिए इट हैज रीएम्फेसाइज्ड, इसीलिए रशिया ने इस बात पर पुनः जोर दिया है, किस बात पर? कि भाई रशिया जो है न्यूट्रल बना रहेगा, इस बात को रशिया ने दोबारा से कहा है। एंड होस्टेड टॉक्स इन मॉस्को फॉर अ ट्रूस, और इसीलिए रशिया ने मेजबानी की, होस्ट का मतलब है मेजबानी करना, इसीलिए रशिया ने क्या किया, अपनी राजधानी मॉस्को में जो है इन दोनों देशों को बुलाया और मध्यस्थता करने की कोशिश की, शांति समझौता, ट्रूस का मतलब शांति समझौता करने की कोशिश की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है ट्रूस, है ना। इसीलिए रशिया ने सोचा कि भाई न्यूट्रल बने रहना ही ठीक है, इसीलिए रशिया ने दोनों देशों को मॉस्को में आयोजित करके शांति समझौता करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, बट इट विल बी फोर्स्ड टू टेक साइड, लेकिन मजबूर होके रशिया को जो है किसी का पक्ष लेना पड़ेगा। बट इट विल बी फोर्स्ड, लेकिन रशिया मजबूर हो जाएगा किसी का पक्ष लेने के लिए, या तो आर्मेनिया का पक्ष ले या फिर अजरबैजान का पक्ष ले, यदि इफ द कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स इनटू आर्मेनिया, कि भाई ये जो झगड़ा चल रहा है ना, ये जो संघर्ष चल रहा है, स्पिल्स का मतलब और भी फैल जाना, इनटू आर्मेनिया, कि भाई ये जो झगड़ा चल रहा है आर्मेनिया में और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये झगड़ा अगर और भी ज्यादा फैल जाता है तो रशिया बाध्य हो जाएगा किसी न किसी साइड का पक्ष लेने के लिए। आगे देखते हैं, बोथ साइड्स शुड अंडरस्टैंड, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पक्षों को इस बात को समझना चाहिए, किस बात को समझना चाहिए? द वॉलेटाइल सिचुएशन, वॉलेटाइल सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, वॉलेटाइल सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जो जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, उसे कहा जाता है वॉलेटाइल सिचुएशन, है ना। वॉलेटाइल का मतलब है बहुत ही ज्यादा अस्थिर, है ना, वॉलेटाइल मतलब बहुत ही ज्यादा अस्थिर, है ना, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही जल्दी जल्दी तीव्रता के साथ बदल रही है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वॉलेटाइल सिचुएशन। तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि भाई सिचुएशन जो है वो बहुत ही तेजी के साथ बदल रही है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, और दोनों पक्षों को कोशिश करनी चाहिए कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करना, रद्द करना, कॉल ऑफ द हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज का मतलब है शत्रुताएं, कि दोनों देशों के बीच में जो शत्रुताएं हैं उन शत्रुताओं को बंद करने का प्रयास दोनों देशों को करना चाहिए। नागोर्नो कराबाख हैज इन द पास्ट विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब है इस क्षेत्र ने ऐसा देखा, कि भाई ये जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है, हैज इन द पास्ट, ये बीते दौरान, पिछले समय के दौरान देख चुका है, क्या देख चुका है? लार्ज स्केल एथनिक वायलेंस, प्रजातीय हिंसा, है ना, प्रजातीय हिंसा, कि भाई नागोर्नो कराबाख क्षेत्र अपने पिछले इतिहास में बड़े स्तर पर प्रजातीय हिंसा देख चुका है। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय,
रिस्किंग, रिस्किंग का मतलब है जोखिम लेना, है ना, खतरा खतरा लेना। रिस्किंग अ रीजनल वार, कि भाई क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ाने की बजाय अजरबैजान, आर्मेनिया और कराबाख क्षेत्र, है ना, इनको क्या चाहिए, और कराबाख क्षेत्र के विद्रोहियों को चाहिए कि भाई देखो दोबारा से समझना, इंस्टीड ऑफ रिस्किंग अ रीजनल वार, कि एक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ाने की बजाय अजरबैजान, आर्मेनिया और ये जो कराबाख क्षेत्र के जो विद्रोही हैं इनको चाहिए शुड गो बैक, कि ये पीछे हट जाएं टू द सीज फायर, है ना, पीछे हटके जो है युद्ध विराम की घोषणा करें, एंड ओपन अप, और खोले, ओपन अप का मतलब है खोलना, डिप्लोमेटिक चैनल्स। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेटिक चैनल का यहाँ पे मतलब है कि भाई कूटनीतिक रास्ते, डिप्लोमेटिक चैनल्स का यहाँ पे मतलब है कूटनीतिक रास्ते, कि भाई ये जो सिचुएशन बनी हुई है अजरबैजान, आर्मेनिया और कराबाख क्षेत्र के विद्रोहियों के बीच में, इस सिचुएशन में युद्ध से जो है यहाँ पर युद्ध हो सकता है बहुत ज़्यादा, है ना, रिस्क खतरा जो है बढ़ा हुआ है, तो इस खतरे को कम करने का प्रयास इन तीनों को करना चाहिए, युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, और ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक मार्ग अपनाने चाहिए।